नमस्कार, मैं हूं विकास कुमावत और आप देख रहे हैं द स्टोरी चैनल। और आज बात करेंगे मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति के बारे में, जो सरकार ने 29 जुलाई को ही जारी की है। और सब कुछ आसान भाषा में जानेंगे कि इस शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु क्या है और इसका भविष्य में हमारे एजुकेशन सिस्टम पर क्या फर्क पड़ेगा। नई शिक्षा नीति पर बात शुरू करने से पहले आसान भाषा में समझते हैं कि शिक्षा नीति क्या है। एक तरीके से शिक्षा नीति का मतलब है कि अब स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा और जो पढ़ाया जाएगा वो किस मकसद के साथ पढ़ाया जाएगा। बोर्ड की परीक्षाएं कब होगी, कौन सी क्लास तक स्कूल में पढ़ना पड़ेगा और फिर किस क्लास के बाद कॉलेज में एडमिशन होगा, कॉलेज में ग्रेजुएशन कितने सालों का होगा। ये सारे बिंदु शिक्षा नीति के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं। भारत में सबसे पहले शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी के समय बनाई गई, जिसे NPE यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कहा गया। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी ने NPE 2 बनाई, जो आज तक चली आ रही है। यानी अभी जिस एजुकेशन सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं वो तकरीबन 34 साल पुराना है। हाँ, 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किया था। फिर भी आज की शिक्षा नीति में बहुत सी कमियां हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मोदी सरकार ने इस पर एकदम अचानक से कोई फैसला ले लिया हो। बीजेपी के 2014 के चुनाव घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख था और तभी से मोदी सरकार इस पर काम कर रही है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु क्या है। सबसे पहला बिंदु, HRD मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा और HRD मिनिस्टर अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहे जाएंगे। 1986 से पहले भी HRD मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता था। फिर 1986 में राजीव गांधी सरकार ने इसे बदल दिया था। अब सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन किए गए हैं। यानी नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ाई अब किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं नर्सरी यानी शुरुआती शिक्षा से। तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ECCEC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसमें बच्चों को बातचीत, खेलकूद, संगीत और विजुअल से संयोग की भावना, टीम वर्क, सामाजिक मेलजोल, समावेश, संवाद, जिज्ञासा, रचनात्मकता जैसी चीजें सिखाई जाएगी। अभी नर्सरी में जब बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहले स्कूल वाले भारी भरकम बस्ता कंधों पर लाद देते हैं। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद यह सब नहीं होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी 12वीं तक की पढ़ाई 10+2 सिस्टम के आधार पर होती है, जिनको 1 से 5 प्राइमरी, 6 से 8 अपर प्राइमरी, 9 से 10 सेकेंडरी, 11 से 12 सीनियर सेकेंडरी में बांटा गया है। और 10वीं तक सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और फिर 11वीं और 12वीं में स्ट्रीम सिलेक्ट किया जाता है। तो अब 10+2 सिस्टम को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। इसे भी विस्तार से आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले 5 साल, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया, इसमें 3 साल तक प्री प्राइमरी स्कूल यानी नर्सरी, केजी और प्रेप, और फिर पहली और दूसरी कक्षा। अगले 3 साल प्रिपरेटरी या लेटर प्राइमरी फेज, जिसमें तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा को शामिल किया गया है। और अगले 3 साल मिडिल या अपर प्राइमरी स्टेज, जिसमें 6वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा को रखा गया है। इसके बाद 4 वर्षों की सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास आएगी। इस स्टेज में सब्जेक्ट सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा। यानी 9th क्लास से ही अब एक तरह से बच्चे अपना मनचाहा सब्जेक्ट चुन सकेंगे। और इस स्टेज में हर क्लास को 2 सेमेस्टर में बांट दिया गया है। यानी 4 सालों में कुल 8 सेमेस्टर होंगे और हर क्लास में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो सबके लिए कॉमन होंगे और कुछ सब्जेक्ट छात्र अपनी इच्छा के अनुसार भी सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे साइंस पढ़ने वाले किसी छात्र को यदि म्यूजिक या पेंटिंग का शौक है तो वह अलग से सब्जेक्ट चुन सकता है। तो इस तरह से अब हायर सेकेंडरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो ये थी बात स्कूली शिक्षा की। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा यानी कॉलेज की। तो अब उच्च शिक्षा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रकार की होगी। मतलब जैसे मान लीजिए आपने बीटेक में एडमिशन लिया
और 1 साल बाद आपका मन बदल गया कुछ और पढ़ने का या फिर किसी और फील्ड में जाने का मन किया, तो आपका ये 1 साल खराब नहीं होगा। सरकार इस 1 साल की पढ़ाई को भी मान्यता देगी और 1 साल की पढ़ाई पर सर्टिफिकेट, 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा और पूरा कोर्स कंप्लीट करने पर डिग्री दी जाएगी। सरकार ने इसे क्रेडिट ट्रांसफर का नाम दिया है, मतलब 1 साल आपने जो पढ़ा है उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके अलावा बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्स जो अभी 3 साल के होते हैं, वो नई प्रणाली में जो लोग नौकरी के लिए कोर्स कर रहे हैं उनके लिए 3 साल, और जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल ग्रेजुएशन, फिर 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर 4 साल का पीएचडी प्रोग्राम होगा, जिससे एमफिल की जरूरत खत्म हो जाएगी। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम जो अभी 2 साल की होती है वो 1 साल की होगी। अगला बिंदु है हायर एजुकेशन सिस्टम में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम को लागू किया जाएगा। यानी आप मन चाहे सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जैसे यदि आप केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपकी रुचि इकोनॉमिक्स में भी है, तो आप एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर इकोनॉमिक्स को भी चुन सकते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटरी बनाया जाएगा, जिसके तहत देश की हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक समान सिलेबस लागू किया जाएगा और सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक साथ एग्जाम करवाए जा सकेंगे। इसके अलावा सभी प्राइवेट कॉलेज के लिए एक समान फी स्ट्रक्चर भी निर्धारित किया जाएगा। वाकई ये सरकार का स्वागत योग्य कदम है। अब बात करते हैं कि कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। इसके लिए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कम से कम साल में 2 बार यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, जिसमें हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो हर स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए अनिवार्य होगा। इसके अलावा उनके स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट जैसे साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, आर्ट्स और वोकेशनल सब्जेक्ट का अलग से एग्जाम होगा। कहने का मतलब है कि अब किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी केवल एनटीए की होगी। इसके अलावा बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अलग अलग मॉडल जैसे एनुअल, सेमेस्टर, मॉड्यूलर तैयार किए जाएंगे, जिससे बोर्ड परीक्षा का इंपॉर्टेंस कम किया जा सके और लिखने की बजाय बच्चों को सिखाने पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। ये काफी अच्छा कदम है, क्योंकि अभी जैसे ही बोर्ड का रिजल्ट आता है तो सुनने को मिलता है कि डीकन या फलाने विद्यार्थी ने 90% अंक हासिल किए, उसने 99% अंक हासिल किए, लेकिन बहुत से केसेस में ये मार्कशीट किसी काम में नहीं आती है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल लर्निंग पर ध्यान दिया जाएगा, जो कि कंटेंट, आइडिया, एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी पर आधारित होगी। इसके साथ ही न्यूट्रिशन और हेल्थ चेकअप पर भी सरकार का पूरा ध्यान होगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल लर्निंग में सरकार ऐसे वर्कशॉप का निर्माण करेगी जहां वास्तव में सीखी हुई चीज को अप्लाई किया जा सके। मतलब जैसे एक सवाल हमारे दिमाग में जरूर आता है कि बचपन में जो पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा था वो आज किस काम में आ रहा है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद शायद ऐसा कोई सवाल आने वाली पीढ़ियों के मन में ना आए। तो ये थे सरकार की नई शिक्षा नीति के सारे मुख्य बिंदु, जो सुनने और कागजों में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी इन्हें ठीक तरीके से अप्लाई करने की, क्योंकि सरकारी स्कूलों के पास इन सब नीतियों को लागू करने के लिए कितने संसाधन है ये हमें अच्छे से पता है, और सीमित संसाधनों में भी सरकार क्या इन सभी बिंदुओं को लागू कर पाएगी ये देखना अभी बाकी है। और तुरंत प्रभाव से इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसे पूरी तरह से ग्राउंड पर लाने के लिए अभी वक्त लगेगा। नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि सरकार संसाधन बनाने के लिए जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करेगी, जो पहले 1.7% से भी कम था। यह सरकार का बहुत अच्छा कदम है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, उन पर जीडीपी का एक मोटा हिस्सा खर्च होना ही चाहिए। इसके अलावा नई शिक्षा नीति के 650 पन्नों की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से इसे आप डाउनलोड करके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।